नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखिए जो गैप आया था उसका परिणाम तो हमें वीडियो में देखने को मिल रहा है कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट जो है वो बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें ताकि वापस एक बार फिर से हमारी जो गैदरिंग है वो अच्छी खासी बनी रहे, ताकि मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए और आप लोगों को भी पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। देखो कुछ स्टूडेंट्स बार बार एक चीज़ पूछते हैं बीच बीच में कि सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर का, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैं जो वीडियो बनाने का बोल रहा था मैंने अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि मैं उसमें और कुछ भी जानकारियाँ ऐड कर दूँ, उसके बाद एक साथ ही सूचनार्थ वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो 1 मई से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने जा रही है उसकी सूचना मिल जाए। दूसरी, ऑफलाइन एक बैच भी स्टार्ट करने की सोची है, क्योंकि पिछला बैच जो है वो समाप्त हो चुका है और उसमें कुछ पार्ट रखा है हमने, वो हमने करवाया नहीं है क्योंकि वो अभी तक करवाना बाकी है। तो उसको एक साथ लेंगे, थोड़ा सा पेपर एक साथ गैदरिंग करके लेंगे, जैसे शिक्षण विधियां हैं वो अब तक बढ़िया तरीके से लेंगे। तो किताब का वेट कर रहे हैं, उसके बाद करवाएंगे। तो ऑफलाइन जो बैच अब स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी खास बात ये रहेगी कि जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि 7 दिन में एक टारगेट मिल जाता है कि इतना पार्ट आपको करना ही करना है और संडे को उसका एग्जाम देना है, फिर 6 दिन इतना पार्ट करना है, संडे को एग्जाम देना है, और 4-4 घंटे क्लासेस लगेगी, तो अपने आप में बहुत जबरदस्त जो है तैयारी भी होगी। तो इस तरह से एक पार्ट लगवाने का प्रयास किया जा रहा है ना। चलिए, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। देखिए, द्विगु समास जैसा कि आप सब जानते हैं ये द्वि और गु के योग से बना है, ठीक है। यानी 2 प्लस गु, यानी ये तो है संख्यावाचक 2 और ये है संज्ञा, ये है संज्ञा की मतलब संज्ञा दर्शा रहा है। तो संज्ञावाचक और संख्यावाचक, 2 संख्यावाचक है और ये संज्ञावाचक है। द्विगु, 2 गायों का समाहार ही द्विगु कहलाता है। कई बार हम सब जानते हैं जैसे त्रिनेत्र है, ठीक है, जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है, पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद, द्वितीय पद, जो दूसरा पद होता है ना, वो होता है संज्ञावाचक। दोनों आप ध्यान से देखेंगे, पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद होता है संज्ञावाचक। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, हमने पढ़ भी रखी है बहुत बार कि पहला पद संख्यावाचक होता है और सेकंड पद जो है वो संज्ञावाचक होता है। दूसरी बात क्या होती है, देखो इसमें पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा संज्ञा है, तो अर्थात जैसे अगर हम यूं इसके तीन नेत्रों का समाहार, अगर इसका विग्रह इस प्रकार से करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राचीन काल से भी ये जो तीन है नेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, वह कौन है? वह है शिव। तो ये शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। तो ऐसे संख्यावाची जो समासिक पद जो किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हों या कोई तीसरा अर्थ प्रदान करते हों, वहां पर भले ही पहला पद संख्यावाची हो, हम कभी भी संख्यावाची द्विगु समास नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे उदाहरणों में निसंकोच आपको बहुव्रीहि समास ही करना है और वही सही माना जाएगा। द्विगु समास में अब देखो, द्विगु समास के जो पर्टिकुलर जो उदाहरण हैं वो कैसे कैसे हैं, देखिए। शताब्दी, ठीक है, इकलौता, दुम्मट, द्विवेदी, शताब्दी, ठीक है। ऐसे ही सतसई, ठीक है। ऐसे ही
तिराहा, चौराहा, त्रिभुवन। ये जो एग्जाम्पल मैं जो लिख रहा हूं, ये लगभग सारे के सारे जैसे किसके, द्विगु समास के पर्टिकुलर उदाहरण कहे जाते हैं। चौखट, अठन्नी, चवन्नी, सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे दशक, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, नवनिधि, नवनिधि ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, नवग्रह, नवग्रह भी इसी में आ जाएगा। इसी तरह से एक बढ़िया सा उदाहरण बताता हूं, सतनजा, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ नया मिलेगा आपको क्लास में, तभी तो आप क्लास देखेंगे। सतनजा ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, सप्ताह ये भी सीखा। अब ये जो उदाहरण है, ये किसी चीज के लिए कोई रूढ़ नहीं हो चुके हैं, बल्कि इसमें आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, 100 अब्दों का समूह। भाई 100 वर्षों का अब्द कहते हैं वर्ष को। इकलौता, तो ये तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूं पहले भी, एक ही है जो, वही तो इकलौता होता है। दुमट, 2 प्रकार की मिट्टी, 2 प्रकार की मिट्टी। 2 वेदों को जानने वाला 700, 700 का समाहार। 3 राहों का समूह या समाहार। इसमें सेम ऐसे ही हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। त्रिभुवन, त्रिभुवन, भुवनों, वैसा ही हो जाएगा, ये भी कोई खास नहीं है। समूह। चौखट, ये बहुत अच्छा है। इसका विग्रह कैसे करोगे बताओ? 4 खूंटों का समाहार, 4 खूंटों का समाहार। 8 आनों का समाहार, ये भी बहुत अच्छा है। इसका विग्रह कैसे करोगे? दशक, बताओ देखें फटाफट। दशक का 10 वर्षों का समाहार। 9 निधियों का समाहार। 9 ग्रहों का समाहार, ये बहुत अच्छा है। सतनजा, इसका विग्रह बताओ, देखिए कौन कौन बताएगा। इसका विग्रह बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका विग्रह जरूर बताएं, ताकि पता चले। 7 प्रकार के अनाजों का समूह। 7 अहनों, अहन कहते हैं दिन को, का समाहार। तो ये इस प्रकार से द्विगु के जो हैं उदाहरण हैं, जो पर्टिकुलर द्विगु समास के उदाहरण कहे जाते हैं। इनको पढ़ने से क्लियर पता चलता है कि सारे के सारे क्या हैं, द्विगु के उदाहरण हैं। ठीक है, मिटा दूं? द्विगु समास में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उदाहरण। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी अपने आप में बहुत अच्छा उदाहरण, अच्छा समास है। और
इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये तो आप खुद जान जाओगे, अभी थोड़ी देर और रुकेंगे आप तब। देखो, इस समास में हम सब जानते हैं कि और, या, अथवा आदि से लेकर इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं विग्रह करते समय, इस प्रकार के कुछ शब्दों को प्रयोग करते हैं। लेकिन द्वंद्व में दोनों ही समान अर्थ वाले पद होंगे, ठीक है। जैसे प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों का अपना अपना मूल्य होगा। जैसे इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व में एक जैसे, यानी जब दो संज्ञा शब्दों को मिलकर समस्त पद बनाया जाता है तब इतरेत्तर आता है। इतरेत्तर में समान पद वाले आते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी। तो अब यहां पे दाल और रोटी करेंगे या दाल या रोटी करेंगे, बस इतना सी बात आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, इतरेत्तर द्वंद्व का मतलब ही है कि यहां दोनों ही समान महत्व वाले हैं, इसलिए दाल और रोटी आएगा, ठीक है। जैसे अन्न जल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन्न और जल, अन्न और जल। हरिहर, तो क्या हो जाएगा, हरि और हर। मान लो आ जाए बेटा बेटी, तो बेटा और बेटी, बेटा बेटी, है ना। अब कई बार जैसे यहां तीन आ जाते हैं, कंद मूल फल, इस प्रकार से आता है ना, कंद मूल फल, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है, इसमें इस प्रकार आ जाता है, तब कंद मूल और फल, दो को तो कोमा लगा के लगा दो और तीसरे को इस तरह कर दो। जैसे आता है कई बार लाल बाल पाल, तो लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या हैं, इतरेत्तर द्वंद्व के उदाहरण हैं। और भी उदाहरण मैं लिख देता हूं ताकि आप जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए काम आएंगे, बहुत बढ़िया, है ना। जैसे राजा रानी हाथी घोड़ा, है ना, राजा रानी हाथी घोड़ा, भाई बहन, देश विदेश, इस तरह से जितने चाहे उदाहरण लिख सकते हैं इतरेत्तर द्वंद्व के, ठीक है। तो ये तो कोई खास, लेकिन अब यहां इतरेत्तर द्वंद्व में कुछ संख्यावाचक शब्द भी आते हैं, वो देखो। जैसे यहां आया 25, तो अब इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 और 20, तो ये भी इतरेत्तर द्वंद्व का उदाहरण है। ऐसे ही मान लो सपोज दैट 86 आ गया, क्या आ गया, 86, तो आप इसका विग्रह करते समय क्या करोगे, 6 और 80, 86, 6 और 80। अगर 53 आ गया तो बिल्कुल शुद्ध 53 ही होता है, तो 3 और 50, 3 और 50। ऐसे ही मान लो 12 आ गया तो 12 है, तो क्या कर दोगे, 2 और 10, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, छोटी संख्या इसमें पहले ही आती है, बड़ी संख्या बाद में आती है। छोटी संख्या पहले आएगी और बड़ी संख्या बाद में आएगी। ये संख्यात्मक संख्यावाचक कुछ शब्द होते हैं, ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे 25 या 6, तो उसमें क्या होता है, 1 से 9 तक नहीं होते हैं, और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये नहीं होते हैं, बाकी सारी संख्या इसमें आती है। इसके अलावा जो 29 39 वगैरह वो इसमें
नहीं आती है, वो उन उपसर्ग लगने के कारण कहीं ना कहीं कुछ लोग विद्वान जो हैं उसे अव्ययी भाव में भी मानते हैं। ठीक है, तो ये तो था इतरेतर द्वंद्व, ये था इतरेतर द्वंद्व। अब है वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरा कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व। देखो, जो आज भी एक दो मैसेज आए, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं, बीच बीच में याद आती है बात मुझे कि सर आप जो सेकंड ग्रेड, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का जो ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ले रखा है, उनको जो कुछ क्लासेस जो बीच में रोकी है, हालांकि किताबें उन्हें पूरी करवा दी 9 से 12 और साहित्य उन्हें पूरा करवा दिया, व्याकरण भी प्रत्यय तक कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द के नोट्स उनको मिल जाएंगे। बाकी जो सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रहे हैं उनको रीट पात्रता का और रीट मेन एग्जाम का कोर्स साथ में निःशुल्क मिलेगा। ये भी मैंने कहा है क्योंकि देखो लगभग सिलेबस सेम है, तो दोनों की तैयारी साथ में होगी और उसमें रेट भी जो है वो जो पहले थी वही रखी गई है। इसलिए जो ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कुछ कह रहे हैं सर आप यहाँ पूरा नहीं करवाओगे, देखो यहाँ पूरा हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो ऑफलाइन की होती है। ऑफलाइन वास्तव में ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। तो ऑफलाइन ही होता है। टेस्ट सीरीज हम ऑफलाइन क्यों शुरू कर रहे हैं, उसका मूल्य ज़्यादा क्यों रखा है? क्योंकि ऑफलाइन की बात अलग होती है, ये तो हमारी मजबूरी होती है, फिर भी हम चलो ऑनलाइन पढ़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट जब देते हैं तो बहुत आनंद आता है, फटाफट टेस्ट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को, ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ें, बहुत बढ़िया रहेगा। और जो ऑफलाइन बीकानेर्स हैं वो ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन हैं वो ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वैकल्पिक द्वंद्व देखें। इसमें आप जो सब जानते हैं या अथवा लगेगा। सुख दुख, लाभ हानि, लाभा लाभ, ठीक है, ऐसे ही सुरासुर, ऐसे ही धर्माधर्म, ये सारे इसी के एग्जाम। जैसे सुख या दुख, लाभ या हानि, क्यों? क्योंकि एक समय इनमें से एक ही चीज होती है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। लाभ या अलाभ, सुर या असुर, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। ऐसे ही आयात निर्यात, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आयात या निर्यात, है ना। आयात या निर्यात, या आयात या अथवा निर्यात कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे राग विराग, तो क्या हो जाएगा इसका? राग विराग का राग या विराग। ऐसे ही यस अपयस, तो इसमें भी यस या अपयस, है ना। आय व्यय, तो आय या व्यय, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से पाप पुण्य, पाप या पुण्य हो जाएगा ना, ये भी ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है चराचर, तो चर या अचर, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा उदाहरण जो है ज्यादा लिखा रहा हूं। जैसे भक्षा भक्षा भक्ष्य, भक्ष्य या अभक्ष्य, है ना। ये उदाहरण भी अच्छा है। तो ये होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों चीजें जो होती है, दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, यानी भाई सुख दुख दिन रात एक समय नहीं हो सकते हैं।
हालांकि कुछ स्थिति में यहाँ और भी आता है, जैसे आप कुछ किताबों में देखोगे भी, जैसे देखो ये मान लो लाभ हानि है, तो अब लाभ हानि में अगर मान लो एग्जाम में यूं आया कि व्यापार में लाभ हानि तो होती रहती है, व्यापार में लाभ हानि तो होती रहती है, ठीक है। तो अब इसमें तो भाई व्यापार में इसको यूं भी समझ सकते हैं कि व्यापार में लाभ भी होता है, लाभ और हानि दोनों होता है, व्यापार में लाभ भी होता है और हानि भी होती है, इसको यूं भी समझ सकते हैं। लेकिन व्यापार में लाभ होगा या फिर हानि होगी, दोनों में से एक होगा, समझ रहे हो बात। जैसे जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, सुख दुख, लेकिन एक समय में तो एक ही आता है, लेकिन इसीलिए ये सारे उदाहरण कहे किसके जाते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व के। तो वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तब यहां पर कई बार और भी आ जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, जैसा विग्रह करोगे, जैसे भाव होंगे, वैसा ही उसका सामासिक विग्रह होगा, ठीक है ना। तीसरा है जो अपने हैं द्वंद्व समास का, जो तीसरा है समाहार द्वंद्व। तीसरा जो भेद है वो है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, देखो समाहार द्वंद्व जो होता है इसमें ये होता है कि मतलब जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण सहित, जैसे क्या होता है कि एक ही जैसे बहन बेटी, जैसे बहू बेटी, कपड़ा लत्ता, कंकर पत्थर, पान तंबाकू, इस प्रकार से हम एक ही बात को मतलब जैसे कहते हैं कि तू अपना कपड़ा लत्ता संभाले, अगर तुझे घूमने के लिए चलना है तो तू अपना कपड़ा लत्ता संभाले, तो लत्ता भी तो कपड़ा ही होता है, लत्ता भी क्या होता है, कपड़ा ही होता है। तो जब इस प्रकार के उदाहरण जब आते हैं ना, जैसे कपड़ा लत्ता, ठीक है, जैसे पान तंबाकू, वही शादी ब्याह में पान तंबाकू की आवश्यकता, तो केवल ये पर्टिकुलर ये चीज नहीं, इसमें और भी चीजें शामिल हो जाती है, इसमें और भी चीजें शामिल हो जाती है, ठीक है। जैसे कंकर पत्थर, ठीक है, जैसे बहू बेटी। अब मान लो कोई क्या बहू बेटी की इज्जत करनी चाहिए, तो इसमें केवल बहू और बेटी दो ही नहीं आते, बल्कि बहू बेटी बल्कि समस्त नारी जाति आ जाती है, ठीक है, बहू बेटी, ठीक है, कपड़ा लत्ता पान तंबाकू कंकर पत्थर। जैसे घर में बाल बच्चा, घर में बाल बच्चा है ना, कंकर पत्थर, कपड़ा लत्ता, पान तंबाकू, इसी तरह से जैसे और उदाहरण हो जाएंगे। चाल चलन, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, पान तंबाकू वगैरह, तो ये सारे समाहार द्वंद्व में आते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें यूं होता है कि जैसे विग्रह करते समय आदि लगा देते हैं, कपड़ा लत्ता आदि, पान तंबाकू आदि, कंकर पत्थर आदि, विग्रह करते समय इनमें आदि लग जाता है। बहू बेटी आदि, बाल बच्चा आदि, चाल चलन आदि, है ना। तो इस ऐसे समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जो समान अर्थ देने वाले, समाहार मतलब समान अर्थ देने वाले जो उदाहरण, जैसे चिट्ठी पत्री है, जैसे हाँ चिट्ठी पत्री में भी होता है भाई समान अर्थ देने वाले, तो समान अर्थ देने वालों को एक साथ लेकर और उसके बाद में क्या लगा दिया जाता है, आदि लगा दिया जाता है, तो ये क्लियर। अब जैसे एक ऐसा होता है, वो होता है निरर्थक द्वंद्व। क्या होता है, निरर्थक द्वंद्व। इसमें क्या होता है, एक शब्द निरर्थक होता है, जैसे पानी वानी, चाय शाय, पकोड़े सकोड़े, लस्सी वस्सी, रोटी वोटी, है ना। जैसे हाँ अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी,
इस प्रकार के होते हैं। इसमें एक निरर्थक होता है, एक शब्द होता है ना, वो निरर्थक होता है। और जो निरर्थक होता है, जैसे ये निरर्थक नहीं है, ये अड़ोसी अगल, तो इसमें क्या होता है, निरर्थक को तो हटा देते हैं और विग्रह करते समय सीधा लिख देते हैं पानी आदि, चाय आदि, पकोड़े आदि, लस्सी आदि। जो निरर्थक होता है उसे छोड़ देते हैं, रोटी आदि, बगल आदि, पड़ोसी आदि। बात समझ रहे हो मेरी? तो पड़ोसी आदि, तो समाहार में तो दोनों शब्दों को साथ लेकर आदि लगाया जाता है, जबकि जो निरर्थक द्वंद होता है उसमें क्या करते हैं, निरर्थक द्वंद में जो निरर्थक शब्द होता है उसे हटा देते हैं और उसके बाद में जो सार्थक शब्द होता है उसके साथ में आदि लगा देते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी द्वंद का तीसरा चौथा भेद है। पहला हो गया इतरेतर द्वंद, दूसरा हो गया वैकल्पिक द्वंद, तीसरा हो गया समाहार द्वंद और चौथा हो गया निरर्थक द्वंद। ये तो इतनी बात है। अब इसके अलावा भी एक जगह थोड़ा सा और आता है जो इतरेतर द्वंद का उदाहरण है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हटकर होता है। कैसे होता है हटकर? देखो, कई बार इस तरह से आता है, जैसे 50 100, मान लो इसको मैंने गणित में लिख दिया, यूं लिख दूं 50 100, ठीक है, 1000 2000, ठीक है। इस प्रकार से संख्या आती है, दो संख्याएं आती है। तब इसका विग्रह जब करते हैं तो यूं करते हैं, 50 से लेकर 100 तक, 1000 से लेकर 2000 तक। यानी तेरे पास 50 100 रुपए है क्या, तो हम बोलते हैं ना जैसे 50 100 रुपए है क्या, तो मतलब 50 से लेकर 100 तक। जैसे कई बार कहते हैं कि 10 12 रोटियां खाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो 10 से लेकर 12 तक, है ना। जैसे 5 10 आम खाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो 5 से लेकर 10 तक। तो इस प्रकार में ऐसे विग्रह जो होते हैं संख्यावाचक, उसमें इस प्रकार से लेकर लग जाता है कि भाई 50 से लेकर 100 तक, 1000 से लेकर 2000 तक, 10 से लेकर 20 तक। तो इस प्रकार के उदाहरण जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, समाहार द्वंद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में इससे आगे कुछ नहीं है। और बाकी मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, बताओ देखें किस पर डिपेंड करता है। ये सब डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस करवाएगा कौन, मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस, बस आप आराम से देखते जाइए। अब लास्ट रहता है एक बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुव्रीहि समास में, और वो जरूरी है जाननी। देखो, आप सब जानते हैं बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें वो सारे उदाहरण आ जाएंगे, जैसे एक दंत, मरीचि माली, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिदेव, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिदेव, षणमातुर, वीणापाणी, शूलपाणी, शाखा मृग, लंबोदर, है ना, वज्रायुध, वज्रायुध, ठीक है, और
वसुंधरा, राष्ट्रपति, चंद्रचूड़, राष्ट्रपति चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रमौली। लिखते जाओ आप उदाहरण, मैं काफी लिखाऊंगा इसके उदाहरण। आशुतोष, फिर एक साथ बोल देंगे इसका विग्रह, है ना। धवल वसना, ठीक है, धवल वसना। पर्वतारी, वज्रांग, पर्वतारी, वज्रांग। इसके अलावा भी लिख लें, श्रीश, पद्मनाभ, श्रीश, पद्मनाभ। पुष्पधनवा, पुष्पधनवा। मुरारी। लेकिन कितने लिखाऊं, क्या इसकी कोई लिमिट है? क्या इसकी कोई लिमिट है? जैसे मान लो और भी लिख लिया, उदाहरण जैसे मेरे पास है अंशुमाली, दिनकर, अंशुमाली, दिनकर, अहरपति, है ना, अहरपति, ऐसे ही वक्रतुंड। तो हम लिखते जाएं। एक नियम है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि लिख रखा है मैंने डायरी में, देखो क्या लिख रखा है मैंने, कि उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त, उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष आदि किसी विशेष प्रयोजन अथवा मान्यता एवं परंपरा के कारण रूढ़ होने वाले शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। साफ साफ लिखा हुआ है कि पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष आदि किसी विशेष प्रयोजन, मान्यता अथवा परंपरा के कारण रूढ़ होने वाले शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर बात है? तो अब देखो, मरीचि माली, मरीचि माली, तो मरीचि माली का क्या होगा? मरीचि किसे कहते हैं? सूर्य की किरणों। मरीचि का है माली, जो कौन है? सूर्य हो गया। 4 है भुजाएं जिसकी, वह कौन है? 3 है त्रिदेव, है ना, 3 है देव, कौन है वो 3 देव विशेष? षण मातुर, 6 है माताएं जिसकी, कौन है? कार्तिकेय है। वीणा है जिसके पाणी में, कौन है? सरस्वती। शूल है जिसके पाणी में, कौन है? शिव। शाखाओं पे दौड़ता है मृग, जो कौन है? वह है बंदर। लंबा है उदर जिसका, वज्र है आयुध जिसका, वह कौन है? इंद्र। वसुओं को धारण करने वाली धरा पृथ्वी। राष्ट्र का है पति, पद विशेष राष्ट्रपति। चंद्र है जिसके चूड़ में, कौन है? शिव। चंद्र है जिसके मौली में, कौन है? शिव। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होता है, जो वह कौन है? शिव। धवल वसना, सफेद है वस्त्र जिसके, कौन है? सरस्वती। पर्वतों का आरी, पर्वतों का आरी है जो, कौन? इंद्र। वज्र के समान अंग है जिसके, वह कौन है? हनुमान। श्री का ईश है जो, कौन है? विष्णु। पद्म है नाभि में जिसके, पुष्प है धनवा, किसके लिए आया? मुरारी, मूल नामक राक्षस का अरि, कौन था वह? मुरारी। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आप देख रहे हो, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? मुरारी का देख रहे हो क्या? मुरारी। कृष्ण लीला अगर नहीं देखी है छुट्टियों में तो देख लेना। मुरारी मूल नामक राक्षस का अरि है जो, कौन? कृष्ण। मुरारी किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए आता है। वैसे भी मुरारी नाम आते ही समझ में आ जाता है। अंशु का माली सूर्य, दिनकर, ये भी अहन का पति, ये दिन का स्वामी है जो सूर्य। वक्र है तुंड। सब के सब रूढ़ हो चुके हैं, और सारे के सारे रूढ़ किसी न किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुके हैं। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो तीसरा अर्थ देता हो, वो सारे के सारे
बहुव्रीहि समास में ही शामिल किए जाते हैं। हम तीसरी कक्षा से समास पढ़ते आ रहे हैं। मेन चीज़ है कि चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप, अगर कितने जनों ने नोट्स बनाए मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने बनाए हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा। लिखे हुए का देखो, विद्या किसी का ऋण रखती नहीं है। तो अगर आपने मान लो नोट्स बनाए हुए हैं तो उसमें अगर ऐड किया है तो इसी बहाने एक बार आपके वो रिवाइज हो गए हैं, और आपने नए स्तर से बनाए हैं तो भी आपको फ़ायदा मिला है। तो जिन्होंने ये क्लास रेगुलर देख के कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है ना, तो फ़ायदा मिला है। क्योंकि मेरी मेहनत भी देखो इतना समय नहीं होता है, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो भी बेकार नहीं जाएगी, मुझे पता है। और आप लोगों ने अगर मेहनत की है तो वो भी बेकार। मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आपने अगर नोट्स बनाए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जब आपका टेस्ट होगा तब आप देखेंगे कि वास्तव में आप कितने आपको समास आए। टेस्ट देखते हैं, या तो कल की क्लास में लूँगा या फिर परसों की क्लास में लूँगा। 1-2 दिन में एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी जल्दी मैं लेने वाला हूँ। तो आप तब तक के लिए तैयार रहें। एक बार जिस किताब से भी आप पढ़ते हो, समास की पूरी रीडिंग मार लीजिए, क्योंकि ये तो हर एग्ज़ाम में काम आने वाला टॉपिक है। ठीक है? तो समास आपके कंप्लीट हो गए, और अब जल्दी ही हम या तो कल से ही संधि स्टार्ट करेंगे, तो आप संधि में कंटिन्यू रहना। और संधि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत जने ऐसे हैं जिनको संधि नहीं आती है, तो अच्छे से कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। कहाँ त द की प्रॉब्लम है, किस उत आता है या उद आता है, कहाँ पर विसर्ग आता है, कहाँ पर सड़क आता है, ये सारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम बहुत ही देसी अंदाज में जो व्याकरण पढ़ेंगे और आराम से कंठस्थ भी करते चलेंगे। ठीक है? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 मई से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। जो ऑनलाइन वाले हैं वो पीडीएफ पेपर प्राप्त करके, ओएमआर सीट प्राप्त करके आप जहाँ हो वहीं से देके हमें भेज सकते हो। हर तरह की सुविधा की दी जा रही है। इसके लिए विस्तृत क्लास में आपको थोड़ा सा नज़दीक आने दो, और 1-2 दिन, उसके बाद आपको मिलेगी। उसको ध्यान से सुनना, समझना और फिर उसे ज्वाइन करना। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।